हेलो दोस्तों, मैं श्रीराम बुकर माइंड कोचिंग क्लासेज की एक नवीन पहल जो करने जा रही है उसमें आपका स्वागत करता हूं। माइंड कोचिंग क्लासेज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी करवाने का एक सिस्टम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर आ रही है, जिसमें आप सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय के बारे में एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपके अध्यापन करवाया जाएगा। इसलिए आप माइंड कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आपके इसे शेयर करें ताकि आपके अन्य दोस्त हैं वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो मैं आज आपको यहाँ पे मौका है, अपने पास दस्तूर है कि 26 नवंबर का दिन है आज, और इसी दिन मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ और मैं आपको संविधान का जो पार्ट है उसके बारे में बताऊंगा। तो आपके इस दिन को ध्यान में रखते हुए मैं आपको जो प्रस्तावना है उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। तो देखिएगा, हम बात करते हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना की। तो देखिएगा, जो प्रस्तावना है आपके, इसके कुछ अन्य नाम हैं हमारे। जैसे हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें आपके एक प्रश्न होता है, उसके संदर्भ में हम कुछ बातें लिखते हैं शुरुआती, उनको हम प्रस्तावना का रूप देते हैं। तो ऐसे हमारे संविधान की एक प्रस्तावना है, इसके कुछ अन्य नाम हैं। अन्य नाम क्या क्या हैं देखिएगा, इसे संविधान की उद्देशिका, संविधान की क्या कहा जाता है, उद्देशिका कहा जाता है। अब इसे संविधान की उद्देशिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे संविधान के जो उद्देश्य हैं वो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं कि संविधान के क्या क्या उद्देश्य आपके बताए गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, इसे हमारे संविधान की आपके आत्मा कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारा शरीर उसमें आत्मा है, आत्मा के बिना हमारा जो शरीर है उसका कोई महत्व नहीं है, सही प्रकार से देखा जाए तो उसी प्रकार से प्रस्तावना के बिना भी संविधान का महत्व नहीं है, इसलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, आपके इसे संविधान का दर्शन कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का दर्शन कहा जाता है। और प्रस्तावना को संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है? देखिएगा, हमारे संविधान के जो मुख्य मुख्य उद्देश्य हैं वो प्रस्तावना में है। अब ये प्रस्तावना में है तो हमारा संविधान कैसा, इसके दर्शन हमें प्रस्तावना में ही हो जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, प्रस्तावना को संविधान का सारांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सारांश का। अब इसे सारांश क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे जो संविधान है उसकी मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपके प्रस्तावना में शामिल की गई हैं। यानी एक रूप में हम कहें तो सार रूप जो है वो आपके कहाँ पे है, प्रस्तावना में है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, आपके प्रस्तावना को संविधान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या जाता है? प्रवेश द्वार। अब प्रवेश द्वार इसे क्यों कहा जाता है? देखिएगा, संविधान को पढ़ने से पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं। तो संविधान में जाने का एक दरवाजा है आपके प्रस्तावना, इसलिए इसे प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर व्यक्तियों की कि उन्होंने प्रस्तावना को पढ़ा, समझा, उसके बाद में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। तो विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति कौन कौन है? देखिएगा, सबसे पहले एक व्यक्ति है जिनका नाम है के.एम. मुंशी। ये के.एम. मुंशी जो हैं, इन्होंने प्रस्तावना को आपके संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली बताया है। क्या बताया है? राजनीतिक जन्म कुंडली बताया है। अब देखिएगा, इन्होंने राजनीतिक जन्म कुंडली क्यों बताया कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें आपके संविधान की मुख्य बातें हैं। तो हमारी जो जन्म कुंडली होती है उसमें भी जनरली मुख्य मुख्य बातें होती हैं, वैसे ही आपके प्रस्तावना में भी संविधान की मुख्य बातें हैं। इसके अलावा आपके राजनीति का जो रास्ता है वो प्रस्तावना हमें प्रदान करती है, इसलिए ये बात के.एम. मुंशी ने कही है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है N.A. पालकीवाल।
N.A. पालकीवाल जो हैं उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया। क्या बताया? परिचय पत्र बताया है। अब इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र क्यों बताया? देखिएगा, हमारा परिचय पत्र जो होता है उसमें हमारे जीवन के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें होती है वो होती हैं, तो वैसे प्रस्तावना में भी संविधान की मुख्य मुख्य बातें हैं, इसलिए N.A. पालकीवाल ने इसे परिचय पत्र बताया। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है ठाकुरदास भार्गव। ये ठाकुरदास भार्गव जो हैं इन्होंने प्रस्तावना को आपके संविधान की आत्मा व कुंजी बताया है। क्या बताया है? आत्मा व कुंजी बताया है। अब देखिएगा, आत्मा की हम बात पहले कर चुके। कुंजी का मतलब क्या है? कुंजी का मतलब है कि आपके चाबी की प्रस्तावना है वो आपको रास्ता प्रदान करती है आपके संविधान में जाने का, इसलिए कुंजी बताया गया। इसके बाद में एक व्यक्ति है जिनका नाम है अर्नेस्ट बारकर। ये जो अर्नेस्ट बारकर हैं इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की केवल कुंजी बताया है। क्या बताया है? कुंजी बताया है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें कि हमारे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है J.L. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को आपके संविधान की आत्मा व हृदय बताया है। क्या बताया है? आत्मा व हृदय बताया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे एक मुद्दा चला कि आपके संविधान की एक्चुअली आत्मा है क्या। मुद्दा इसलिए चला कि अलग अलग लोग आपके संविधान के अलग अलग आत्मा बता रहे हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं वो बताते हैं मौलिक अधिकारों के संविधान की आत्मा, ग्रेनविल ऑस्टिन भाग 3 और भाग 4 यानी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा बताते हैं। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो आपके संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बताते हैं। तो ये मुद्दा आया कि एक्चुअली संविधान की आत्मा है क्या, तो मामला हमारे सुप्रीम कोर्ट में आता है और सर्वोच्च न्यायालय आपके ये कहता है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की मूल आत्मा है। प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया और इस समय जो न्यायाधीश थे वो थे हमारे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उनके द्वारा ये बात कही गई थी। अब देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारी ये जो प्रस्तावना है इसके स्रोत क्या क्या हैं। तो हम बात करेंगे प्रस्तावना के स्रोतों की। स्रोत का मतलब है कि हमने प्रस्तावना के संबंध में कहाँ कहाँ से क्या क्या ले रखा है, इसकी हम बात करते हैं। तो प्रस्तावना के स्रोत देखिएगा, स्रोतों में सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 प्रस्तावना का प्रारूप। अब ये जो प्रस्तावना का प्रारूप है वो हमने लिया है, या प्रारूप बोल दें या बोल दें विचार भी बोल सकते हैं इसे आप। ये लिया हमने कहाँ से? अमेरिका से। प्रस्तावना का प्रारूप या विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2, आपके प्रस्तावना की भाषा जो है वो हमने कौन से देश के संविधान से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3, प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति जो है वो हमने कहाँ से ली है? तो प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति यूएनओ के चार्टर से, कहाँ से ली गई है? यूएनओ के चार्टर से ली गई है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। चार्टर का मतलब यहाँ पर आपके संविधान से ही है, संविदा पत्र से ही है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक
न्याय। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय नामक जो आपके शब्दावली है, इसकी हम आगे चर्चा भी करेंगे, ये हमने कहाँ से ले रखी है? आपके 1905 की रूस की क्रांति से। 1905 की रूस की क्रांति से प्रभावित होकर हमारे प्रस्तावना में ये शब्दावली शामिल की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता का आदर्श। स्वतंत्रता, समानता व बंधुता का आदर्श जो है वो हमने लिया है 1789 की फ्रांस की क्रांति से। 1789 की फ्रांस की क्रांति से हमने स्वतंत्रता, समानता व बंधुता का आदर्श लिया है। देखिए, फ्रांस की जो क्रांति है उसमें आपके 3 नारे मुख्य रूप से प्रसिद्ध थे, वहीं से हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना में इन शब्दों को शामिल किया है। तो ये हमारी प्रस्तावना के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी प्रस्तावना है उसमें आज तक जो संशोधन हुआ है, आज तक संशोधन वो कितनी बार हुआ है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रस्तावना में आज तक जो संशोधन हुआ है वो 1 बार हुआ है। कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार संशोधन किया गया है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ये जो संशोधन हुआ है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976। इंदिरा गांधी सरकार के समय ये किया गया एक बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कितने नए शब्द जोड़े गए? 3। तो ये आपके पूछा जाता है। अब देखिएगा वो 3 नए शब्द कौन कौन से जोड़े गए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये सब जोड़े गए थे समाजवाद, पंथ निरपेक्षता व अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता व अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ये इसी क्रम में जोड़े गए थे, ध्यान रखें। और आपके समाजवाद जो है इसका मतलब क्या होता है? देखिएगा, हमारे मुख्यतः कुछ आपके व्यवस्थाएं हैं सरकारों के अंदर ये संचालित होती हैं, जैसे पूंजीवादी व्यवस्था है, साम्यवादी व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था है। तो देखिएगा, पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है कि समाज के आपके या देश के अधिकतर उद्योग धंधे हैं वो निजी व्यक्तियों के अधिकार में रहते हैं। आपके जो साम्यवादी व्यवस्था है उसके अंदर समाज या देश के सभी उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण रहता है। और आपके जो समाजवादी व्यवस्था है ये एक मिश्रित आपके रूप होता है। इसके अंदर आपके ज़्यादातर उद्योग पर आपके नियंत्रण सरकार का है और कुछ निजी व्यक्तियों का भी स्वामित्व रहता है। तो हमारे समाजवाद शब्द अपनाया गया था, ये इसलिए अपनाया गया था कि आपके समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक उन्नति का अवसर मिल सके, इसको ध्यान में रखते हुए समाजवाद शब्द है इसको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। इन्हें कई बार मीनिंग पूछ लिए जाते हैं कि समाजवाद से क्या तात्पर्य है। पंथ निरपेक्षता, पंथ का मतलब आपके एक प्रकार से धर्म से हमारे देश में लिया जाता है। तो सरकार है वो किसी भी धर्म को आपके बढ़ावा नहीं देगी, एक्चुअली वो सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगी और सभी धर्मों के उत्थान का प्रयास करेगी। और अखंडता, अखंडता का मतलब भारत जो एक राष्ट्र है वो एक अखंड राष्ट्र है, इसका और खंड नहीं किया जा सकता। ये शब्द इसलिए जोड़ा गया था कि कुछ हमारे राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब ये ऐसी मांग कर रहे थे कि हमारा अलग देश बने, तो इसलिए सब शामिल किया गया ताकि आपकी ऐसी मांग है वो नहीं की जाए। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसके अनुसार आपके शासन का जो अंतिम स्रोत है, शासन का अंतिम स्रोत जो है वो किसमें है?
तो देखिएगा शासन का अंतिम स्रोत हम देखें उससे पहले ये देखिएगा कि हमारी प्रस्तावना जो स्टार्ट कहाँ से होती है कि हम भारत के लोग। तो देखिएगा यहाँ पे जो कुछ हैं वो भारत के लोग हैं। तो शासन करने का अंतिम स्रोत यानी कोई भी राजनीतिक दल है वो आपके चुनाव लड़ता है, चुनाव के बाद में उसको बहुमत प्राप्त होता है और वो सरकार चलाता है। तो वो बहुमत या आप कहें कि उसको आपके एक अधिकार शासन करने का जो दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? जनता के द्वारा दिया जाता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत में शासन का जो अंतिम स्रोत है वो किसमें? जनता में, यानी सर्वे सर्वा जो है वो कौन है? जनता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है इसका जो प्रस्ताव है, प्रस्तावना का प्रस्ताव हमारी संविधान जो सभा है उसमें कब पारित किया गया था? अब प्रस्तावना का प्रस्ताव संविधान सभा में पारित हुआ उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो प्रस्तावना है ये उद्देश्य प्रस्ताव का ही एक आगे रूप ग्रहण करती है। उद्देश्य प्रस्ताव हमारी संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी वो बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यही आगे चलकर आपका प्रस्तावना में कन्वर्ट होता है। इसके बाद में देखिएगा हम बात वापस वहीं पर आते हैं कि संविधान सभा में प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो कब आपके पारित किया गया था। तो उसकी एक तिथि है वो देखिएगा 17 अक्टूबर 1948। 17 अक्टूबर 1948 को ये प्रस्ताव संविधान सभा में पारित हुआ था। देखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव के पारित होने की एक तिथि अलग है, उससे इसको नहीं जोड़ें। वो आपके है 22 जनवरी 1947 को। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना का प्रस्ताव संविधान सभा में कब पारित हुआ तो 17 अक्टूबर 1948 को ये पारित हुआ है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारी ये जो प्रस्तावना है इसके अनुसार भारतीय जो नागरिक हैं उनको क्या क्या देने की बात कही गई है। देखिएगा प्रस्तावना में भारतीय जो नागरिक हैं उनको कुछ देने की बातें कही गई हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे जो उद्देश्य हैं संविधान के वो क्या हैं, यानी सरकार का जो स्वरूप है वो हमें प्रस्तावना में दिखाई देता है। तो देखिएगा प्रस्तावना के अनुसार भारतीय नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय, 3 प्रकार की न्याय। अब वो 3 प्रकार की न्याय कौन कौन सी देने की बात कही गई? पहला क्वेश्चन कि 3 प्रकार की न्याय, अब वो है क्या क्या वो देखिएगा। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार की न्याय देने की बात की गई है। तो आपको ध्यान में रखना, पहला क्वेश्चन है कि कितने प्रकार की न्याय प्रस्तावना में देने की बात की गई है, या कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है? 3 प्रकार। अब वो 3 प्रकार हैं कौन कौन से वो भी ध्यान में रखने, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। अब देखिएगा इनका सीक्वेंस भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है कि आपको लिख देगा एग्जामिनर कि राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक न्याय को आप व्यवस्थित क्रम में लिखें। तो देखिएगा सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, ये इनका एक क्रम है। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि समाज में आपके किसी प्रकार का भी लोगों के मध्य क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है कि समाज में रहने वाले आपके प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस प्रकार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं जिससे उसको रोजगार प्राप्त हो सके और वो अपने आर्थिक जीवन को आगे बढ़ा सके। राजनीतिक न्याय का मतलब ये है कि आपके जो वयस्क लोग हो चुके हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में जुड़ चुका है, उनको वोट देने का अधिकार हो, दल बनाने का अधिकार हो, ये सब स्वतंत्रता या न्याय है वो राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रता देने की बात कही गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता।
देखिएगा आप मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, वहाँ पर भी स्वतंत्रता देने की बात कही गई है।